हम आपको ये बताना चाहते हैं कि क्या हमारे देश में लोकतंत्र को खतरे में बताने वाले नेताओं से ही लोकतंत्र को सबसे ज्यादा खतरा नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने यह ऐलान किया है कि वो दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन और शाहरुख पठान को विधानसभा के चुनाव में अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाएगी। इनमें ताहिर हुसैन दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से चुनाव लड़ेगा, जहां 40% मुस्लिम वोटर्स हैं और 55% हिंदू वोटर्स हैं। शाहरुख पठान दिल्ली की सीलमपुर सीट से चुनाव लड़ सकता है, जहां 57% मुस्लिम वोटर्स हैं और सिर्फ 40% हिंदू वोटर्स हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के लिए मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा भी की है और उनका कहना है कि वो ताहिर हुसैन जैसे और भी कई उम्मीदवारों को अपनी पार्टी से दिल्ली के विधानसभा चुनाव में टिकट देंगे, उन्हें चुनाव लड़वाएंगे। ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों का वही मास्टरमाइंड है जिसके घर की छत से पुलिस को पेट्रोल बम, तेजाब, पत्थर और गुलेल मिले थे। उन पर यह भी आरोप है कि ताहिर हुसैन ने ही इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक सुरक्षा सहायक अंकित शर्मा की इन्हीं दंगों में खुलेआम हत्या करवाई थी और पुलिस को अंकित शर्मा का शव पास ही के एक नाले से बरामद हुआ था और अंकित शर्मा के शव पर चाकू से हमले के कम से कम 12 निशान मिले थे। बहुत निर्मम हत्या उस समय इस लड़के की गई थी। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि कांग्रेस भी दिल्ली दंगों की आरोपी इशरत जहां को दिल्ली की ओखला सीट से टिकट देना चाहती है और राहुल गांधी ने खुद इस मामले में अपना दखल दिया है। ओखला वही सीट है, वही विधानसभा क्षेत्र है जहां 53% मुस्लिम वोटर्स हैं और 45% हिंदू वोटर हैं और दिल्ली का शाहीन बाग इलाका भी इसी विधानसभा क्षेत्र में आता है। इशरत जहां को इस मामले में जमानत मिल चुकी है, लेकिन उन पर आरोप है कि उन्होंने हिंसक भीड़ को पुलिस पर हमले के लिए उकसाया था। दिल्ली दंगों में कुल मिलाकर 53 लोग मारे गए थे, जिनमें 13 हिंदू थे और 40 मुसलमान थे। इन दंगों में 22 साल के एक लड़के शाहिद खान अलवी की भी मौत हो गई थी, जो एक गरीब ऑटो रिक्शा ड्राइवर था और इन्हीं दंगों में 24 साल के अशफाक हुसैन की भी हत्या कर दी गई थी, जो एक बहुत ही साधारण परिवार से था और उसे 5 गोलियां लगी थी। हमारे ये तमाम नेता चाहते तो वो इन लोगों के परिवारों से भी किसी को टिकट देकर उन्हें चुनाव में अपना उम्मीदवार बना सकते थे। यानी जिन लोगों ने इन दंगों में अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया, जो इन दंगों का शिकार हुए, क्या उन परिवारों को टिकट नहीं मिल सकता था? लेकिन किसी भी पार्टी ने इसके बारे में नहीं सोचा। आरोपियों को तो टिकट दिया जा रहा है। दंगे के जो आरोपी हैं, जिन्होंने दंगे करवाए, जिन्होंने हत्याएं करवाई, उन्हें पार्टियां टिकट देने के बारे में सोच रही हैं और सोचती हैं कि जीत भी जाएंगे। लेकिन जो लोग मारे गए, जो सबसे बड़े शिकार थे इस दंगे के, उनके बारे में ये पार्टियां नहीं सोचती। उनके परिवारों में से उन्हें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे वो टिकट दे सके। अब हम आपको यह बताएंगे कि दिल्ली में 2100 रुपए का शगुन अरविंद केजरीवाल के लिए अपशकुन तो नहीं बन जाएगा। आज क्रिसमस के मौके पर आम आदमी पार्टी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अरविंद केजरीवाल का एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें केजरीवाल सेंटा क्लॉज बनकर महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए और बुजुर्गों को मुफ्त इलाज का तोहफा दे रहे हैं। लेकिन अब इसी वीडियो पर दिल्ली सरकार के अलग अलग विभागों ने सवाल उठा दिए हैं और लोगों को बाकायदा अखबार में इश्तेहार देकर सावधान रहने के लिए कहा है। दिल्ली सरकार के महिला और बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने आज देश के सभी हिंदी और अंग्रेजी भाषा के राष्ट्रीय अखबारों में एक विज्ञापन जारी किया है, जिसमें लिखा है कि महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना अब तक अधिसूचित नहीं हुई है और इसलिए इन सभी योजनाओं के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है और लोग सावधान रहें। इसमें यह भी लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति महिलाओं को ऐसी किसी भी योजना के माध्यम से हर महीने 2100 रुपए देने का दावा करता है और इसके लिए उनका रजिस्ट्रेशन कराता है, तो
तो उस व्यक्ति से सावधान रहें, क्योंकि दिल्ली में ऐसी कोई योजना है ही नहीं, ऐसी कोई योजना नहीं चल रही है। अखबार का एक इश्तिहार मैं आज लेकर आया हूं, आपको पढ़कर सुनाता हूं। यह आज ही का अखबार है, हिंदी का एक, जिसमें ऐसा इश्तिहार छपा है। और कई अखबारों में, देश के सभी बड़े अखबारों में आज इस तरह के जो सार्वजनिक सूचना जो है, इसे इश्तिहार तो नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे सार्वजनिक सूचना छापी गई है दिल्ली के लोगों के लिए। अब मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। यह सूचना महिला और बाल विकास विभाग दिल्ली सरकार के संयुक्त निदेशक की तरफ से छापी गई है। इसमें देखिए क्या लिखते हैं वो। दिल्ली सरकार को मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से यह जानकारी मिली है कि एक राजनीतिक पार्टी दिल्ली की महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत प्रति माह 2100 रुपए देने का दावा कर रही है। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है। फिर आगे इसमें लिखा है, कोई भी निजी व्यक्ति या राजनीतिक पार्टी जो इस योजना के नाम पर फॉर्म आवेदन एकत्रित कर रहा है या आवेदकों से जानकारी इकट्ठा कर रहा है, वो धोखाधड़ी कर रहा है और उसके पास ये करने का कोई अधिकार नहीं है। दिल्ली के सामान्य नागरिकों से को यह सलाह दी जाती है कि वो इस गैर मौजूद योजना के झूठे वादों को ना माने, क्योंकि ये भ्रामक हैं और बिना किसी प्राधिकरण के हैं। सामान्य जनता से यह अनुरोध किया जाता है कि वो किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत विवरण देने से सतर्क रहें, ताकि भविष्य में किसी भी धोखाधड़ी या डेटा उल्लंघन से बचा जा सके। महिला और बाल विकास विभाग किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी या धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो ऐसी अनैतिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हो। यानी लोगों से साफ ये कह दिया गया है, ये जो 2100 रुपए देने की योजना केजरीवाल ने शुरू की है, ऐसी कोई योजना का प्रावधान दिल्ली सरकार में नहीं है, ना ही ऐसी योजना कोई शुरू हुई है। और जो भी आपका डेटा ले रहा है, रजिस्ट्रेशन कर रहा है और आपसे कह रहा है कि 2100 रुपए आपको मिलेंगे, ये सब गैर कानूनी है और आप इससे सतर्क रहिए। अपना कोई डेटा, अपने बारे में कोई जानकारी ऐसे लोगों को मत दीजिए। ये लोग आपकी जानकारी लेने के लिए या रजिस्ट्रेशन करने के लिए अधिकृत नहीं है, और अगर आपने ऐसा किया और आपके साथ धोखा हुआ तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। ये दिल्ली के लोगों के लिए अखबार में छपी अधिसूचना है, जिसे दिल्ली की ही सरकार ने जारी किया है। आज जब हमारे देश में चुनाव जीतने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण और मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की राजनीति हो रही है, जब बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े मंत्री अपने आप को शासक समझने लगते हैं, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुशासन दिवस के मौके पर देश के लोगों को यह बताया कि बीजेपी की सरकारें बाकी पार्टियों की सरकारों से अलग कैसे हैं। उन्होंने कहा है, हम अलग इसलिए हैं क्योंकि बीजेपी के मुख्यमंत्री शासन में नहीं बल्कि सेवा में विश्वास करते हैं और इसीलिए जनता उन्हें बार बार चुनती है। जब एक देश एक राशन कार्ड जैसी देशव्यापी सुविधाएं लोगों को मिली, साथियों, सुशासन का मतलब ही यही है कि अपने ही हक के लिए नागरिक को सरकार के सामने हाथ फैलाना न पड़े, सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। और यही तो सैचुरेशन की 100% लाभार्थी को 100% लाभ से जोड़ने की हमारी नीति है। मैं दावे से कहता हूं, देश में जब जब भाजपा को जहां जहां भी सेवा करने का अवसर मिला है, हमने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ के जनहित के, जन कल्याण के और विकास के कामों में सफलता पाई है। हमारे देश में लोकतंत्र के जरिए चुनाव जीतने के बाद जब पार्टियों को सत्ता मिलती है, तो इन सत्ता पर बैठने वाले हमारे नेता
इस कुर्सी पर बैठने वाले नेता इस सत्ता को अपना सिंहासन बना लेते हैं, जिसमें वो स्वयं को राजा मानने लगते हैं और जनता को प्रजा समझने लगते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का यही कहना है कि वो इस राजनीतिक परंपरा को खत्म करके एक ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं जिसमें सत्ता को सिंहासन नहीं बल्कि जन सेवा का एक माध्यम माना जाए। और हमारे देश के जो मुख्यमंत्री हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो अपने आप को शासक न मानकर सेवक माने। और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रधान सेवक ही कहते हैं। अब हम आपको उस पुस्तक के बारे में बताएंगे जिसका भारत में 36 वर्षों के वनवास के बाद अब दोबारा से उसकी वापसी हो रही है। ये 36 वर्ष का वनवास अब उसका समाप्त हुआ है और ये पुस्तक आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं। इस पुस्तक का नाम है द सैटेनिक वर्सेस। ये बड़ी मशहूर पुस्तक है, इस पर बड़ी राजनीति हुई है। इसे ब्रिटेन के मशहूर उपन्यासकार सलमान रुश्दी ने, नाम तो आपने सुना ही होगा, सलमान रुश्दी ने वर्ष 1988 में लिखा था। और ये एक ऐसी पुस्तक है जिसके कारण 34 साल बाद वर्ष 2022 में सलमान रुश्दी पर अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए थे। यानी इस पुस्तक को लिखने के 22 साल बाद उन पर जानलेवा हमला हुआ। पूरी दुनिया में इसे सबसे विवादित पुस्तकों में से एक माना जाता है, जिसे मैं अभी अपने हाथ में लेकर खड़ा हूं। और इसका कारण यह है कि इसमें इस्लाम धर्म को लेकर कई टिप्पणियां की गई हैं, जिसे लोगों ने कहा कि ये विवादित टिप्पणियां हैं, आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं। बहुत सारे लोग तो शायद इस पुस्तक को हाथ भी नहीं लगाना चाहेंगे। हाथ लगाने से भी लोगों को डर लगेगा। ऐसी पुस्तक है जिसे मैं लेकर इस समय अपने स्टूडियो में खड़ा हूं। और मैं इस पुस्तक में लिखी बातें आपको पढ़कर तो नहीं बता सकता, क्योंकि बात फिर बहुत आगे तक निकल जाएगी, बहुत सारे लोगों को आपत्ति हो जाएगी। लेकिन संक्षेप में आपको इस पुस्तक का सार जरूर बता सकता हूं। इस पुस्तक में सबसे बड़ा विवाद कुछ पात्रों के नामों को लेकर है, और इनमें भी एक पात्र ऐसा है जो बार बार सपने देखता है और इस्लाम धर्म की मान्यताओं पर सवाल उठाता है। सलमान रुश्दी पर आरोप लगते हैं कि इस पात्र के जरिए ही उन्होंने मुस्लिम समुदाय की आस्थाओं और संवेदनशील प्रसंगों की आलोचना की और कुरान के दिव्य स्वरूप पर शक जताने की कोशिश की। क्योंकि बड़ा आसान है कि आप पहले एक पात्र बना दीजिए और फिर कहिए कि वो सपने देखता है, और वो सपने में कुछ भी देख सकता है। वो सपने आपत्तिजनक भी हो सकते हैं, उन सपनों में किसी का अपमान भी हो सकता है। और यही बात इसमें बताई गई है। जो आरोप लगाने वाले हैं कि इस किताब में इस्लाम धर्म का अपमान हुआ है और उन्होंने इस पुस्तक में पैगंबर मोहम्मद साहब का घोर अपमान किया है। हालांकि सलमान रुश्दी इन आरोपों को हमेशा से गलत बताते आ रहे हैं। वो कहते हैं कि धार्मिक पुस्तकों को हर तरह की वैचारिक चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। 36 वर्ष पहले वर्ष 1988 में जब यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी, तब कुछ समीक्षाओं के आधार पर ही दुनिया ने सलमान रुश्दी को इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया था। सोचने वाली बात यह है कि भारत इस पुस्तक के आयात पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश था। उस समय भारत में राजीव गांधी की सरकार थी और भारत के एक बड़े वर्ग ने उनसे यह पूछा था कि जब मुस्लिम देशों में भी इस पुस्तक की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं लगा, तब भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होते हुए भी इस पुस्तक के आयात पर बैन कैसे लगा रहा है। इस फैसले के पीछे कोई राजनीतिक दबाव नहीं था। उस समय राजीव गांधी की सरकार के पास देश में पूर्ण बहुमत था। ना तो उन्हें किसी की समर्थन की जरूरत थी, ना कोई पार्टी उनकी सरकार को गिरा सकती थी। देश के 514 सांसदों में 404 सांसद उनके थे। सोचिए कितनी जबरदस्त मेजॉरिटी थी, और उनके सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी जिसके कारण वो इस पुस्तक के आयात पर कोई रोक लगाते। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए इस पुस्तक पर बैन लगा दिया, जिसके खिलाफ सलमान रुश्दी ने तब राजीव गांधी के नाम एक खुला पत्र लिखा था। उस पत्र की कॉपी भी आज मैं लेकर आया हूं, और यह पत्र जो है 19 अक्टूबर 1988 को द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित भी हुआ था। इस पत्र में
सलमान रुश्दी न सिर्फ राजीव गांधी पर सवाल उठाते हैं, बल्कि इस बात पर भी हैरानी जताते हैं कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में कैसे इस तरह से उनकी किताब को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें उन 2 मुस्लिम सांसदों का जिक्र उन्होंने किया जिन्होंने इस पुस्तक पर बैन लगाने की मांग की थी। और वो 2 मुस्लिम सांसद कौन थे, आप जानना चाहेंगे, जिन्होंने कहा था कि इस पुस्तक पर बैन लगना चाहिए? उनके नाम हैं सैयद शहाबुद्दीन और खुर्शीद आलम खान। इनमें खुर्शीद आलम खान आजकल के कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के पिता थे और उस समय वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे। इस चिट्ठी में तब सलमान रुश्दी ने यह भी लिखा कि राजीव गांधी की सरकार को इस बैन के लिए शर्मिंदा होना चाहिए। और उनके 2-3 लाइन मैं पढ़ देता हूं इस किताब से। मेरी पुस्तक द सैटेनिक वर्सेस पर 2 या 3 मुस्लिम राजनेताओं की आलोचना के बाद प्रतिबंध लगा दिया गया, जिनमें सांसद सैयद शहाबुद्दीन और सांसद खुर्शीद आलम खान भी शामिल थे। मैं इन्हें अतिवादी और यहां तक कि कट्टरपंथी कहता हूं, जिन्होंने मुझ पर और मेरे उपन्यास पर हमला किया और कहा कि वास्तव में उन्हें इस किताब को पढ़ने की कोई आवश्यकता थी ही नहीं। ऐसा सलमान रुश्दी ने लिखा है। फिर वो आगे कहते हैं, जैसा कि मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं कि शहाबुद्दीन, खुर्शीद आलम खान और उनके सहयोगियों को मेरे उपन्यास से कोई मतलब नहीं है। उनके लिए असली मुद्दा है मुस्लिम वोट। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आप किस तरह के भारत पर शासन करना चाहते हैं? ये एक समावेशी समाज होगा या फिर दमनकारी समाज? ये सलमान रुश्दी ने राजीव गांधी से पूछा। एक बात उन्होंने पते की कही और उन्होंने बस ये कहा कि शहाबुद्दीन को और खुर्शीद आलम खान को मेरी किताब से कोई वास्ता नहीं। असल में पूरी राजनीति है मुसलमानों के वोट लेने की, कि अगर इस किताब पर बैन लगा देंगे तो मुसलमान खुश हो जाएंगे और फिर वो राजीव गांधी को वोट दे देंगे। इस आलोचना के बाद राजीव गांधी की सरकार ने सलमान रुश्दी के भारत आने पर भी प्रतिबंध लगा दिया, जिसे वर्ष 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने हटाया। और संयोग से आज वाजपेयी जी की ही 100वीं जयंती है और आज ही उनका जन्मदिन है। हमारा अगला विश्लेषण उन मंदिरों के बारे में है जो देश के अलग अलग राज्यों और शहरों में आजकल हर रोज मिल रहे हैं। पिछले 48 घंटों में ही उत्तर प्रदेश में ऐसे 11 मंदिर मिलने का दावा किया गया है जो मुस्लिम बहुल इलाकों में पिछले बहुत सारे वर्षों से बंद पड़े थे। इनमें भी कुछ मंदिर ऐसे हैं जो कब्रिस्तान या मुस्लिम परिवारों के मकानों के नीचे मिले हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इन मंदिरों के बारे में प्रशासन को पहले से जानकारी है, लेकिन अब हिंदू संगठनों के कुछ नेता खबरों में आने के लिए इन मंदिरों को ढूंढ ढूंढ कर इनके वीडियो बना रहे हैं और कुछ स्थानों पर प्रशासन ने इन दावों की पुष्टि भी की है। तो अब देखिए, एक नई दुकान चल पड़ी है। लोग मंदिरों को खोज खोज के ला रहे हैं, ऐसे मंदिर जिनके बारे में आसपास के लोगों को पहले से भी पता था, पर अब उन्हें एक नई खोज के तौर पर आपके सामने पेश कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया में ये खबरें चलती हैं और बहुत सारे लोग जो हैं राजनीति की नई नई दुकानें इनके आसपास सजा रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में ही कुछ जगहों पर ऐसे मंदिर भी मिले जहां हिंदुओं के प्रवेश पर आपत्ति जताई जाती थी और हिंदू पक्ष का कहना है कि इन इलाकों में उन्हें मुस्लिम पक्ष इसलिए आने से रोक देता था क्योंकि यहां मंदिर बंद पड़े थे। तो अब यह मामला एक बड़ा रूप लेता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब कुछ लोग ऐसे हैं जो इन विवादों की आड़ लेकर खबरों में बने रहना चाहते हैं, हेडलाइंस में आना चाहते हैं। और हमें लगता है कि यह संघर्ष और विवाद भारत के सद्भाव के लिए सही नहीं होगा। संभल मामले के बाद अब उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पर प्राचीन मंदिरों के दावे किए जा रहे हैं। वैसा ही एक दावा राजधानी लखनऊ में किया गया है। हम इस वक्त महाराणा प्रताप चौराहे पर हैं, जो विधानसभा से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ एक कॉम्प्लेक्स बना है, जिस कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में एक प्राचीन मंदिर है जो 18वीं सदी का बताया गया है कि ये वो जगह है। यहाँ शटर्स गिरे हैं और यहाँ पर है मौजूद वो मंदिर। आपको तस्वीर हम दिखाएंगे यहाँ से कि ये जो मंदिर है, यहाँ पर आइए हमारे साथ और इस तरफ आप दाखिल होते हैं। अब ये गुंबद की भी तस्वीर देखिए। इस गुंबद के ऊपर एक नेट लगा हुआ है, काफी जाला यहाँ पर है, उसके ऊपर एक नेट लगा गया। तो एक तरह से ऐसा लगता है देखकर कि एक मंदिर को कैद करने की कोशिश की गई है। जो दावा मंदिर पक्ष द्वारा किया गया है यहाँ पर,
वो ये कहता है, वो ये कह रहा है कि एक तरह से मंदिर को ढकने का प्रयास किया गया। सिर्फ मंदिर की हिफाजत के लिए और मंदिर की बेअदबी न हो। अवध के रहने वालों में से हैं बेटा, हम लोग इससे भी एक श्रद्धा रखते हैं और इससे भी एक ईमान रखते हैं कि ये भी मंदिर है और मंदिर की हिफाजत करना, और पुराना मंदिर है इसलिए हम इसकी हिफाजत यहाँ से लेके ऊपर तक हमने इस ऊपर भी नेट लगा हुआ है। डाली। हमें कोई किसी तरह की आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुराना मंदिर है और अच्छा है। हम तो इसमें और खुशी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमारी मस्जिद गई, हम उसकी देखभाल करें। यहाँ पे मंदिर है तो हिंदू समाज के लोगों को इसकी देखभाल करनी चाहिए। यहाँ पर है मंदिर में मूर्तियाँ नहीं है और मूर्तियाँ स्थापित होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी। मैं अतिक्रमण करने वालों से ही कहना चाहूँगा कि भाई अब वो अपने अतिक्रमण को हटा ले, और पुलिस प्रशासन भी यहाँ है, उनसे भी मेरा निवेदन है। पूरा मंदिर था जो ये हमारा मंदिर पूरा गिर गया का हिंदू का पलायन हुआ, और पलायन के बाद मोहनगंज समाज यहाँ आ गए, लेकिन उनसे हमें कुछ नहीं, कोई भी हमें दिक्कत नहीं। लेकिन किसी भी धर्म का कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, वहाँ के रहने वालों को उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। कब्रिस्तान के अंदर, और कब्रिस्तान के अंदर भी एक पीर है और पीर के भी अंदर शिवलिंग मिला है। हमने अपनी टीम के साथ में वहां जाकर आज देखा, यही स्थिति थी, और जो हमारे शिवलिंग की स्थिति वहां पर थी, तो हमें बहुत दुख हुआ इस चीज को देखकर। ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ देर के लिए आपकी स्क्रीन बिल्कुल व्हाइट हो जाएगी, क्योंकि अब हम आपको घर बैठे ही बर्फबारी दिखाने के लिए हमारे देश के खूबसूरत पहाड़ों पर लेकर जाएंगे, जिससे आप बिना ट्रैफिक जैम में फंसे क्रिसमस पर और नए साल से पहले इस बर्फबारी का आनंद ले पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो अपने अपने घरों से निकले हैं इस बर्फबारी को देखने के लिए, बर्फ को देखने के लिए, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में लोग पहले ही रास्ते में ट्रैफिक जैम्स में फंस गए। इसलिए अगर आप अपने अपने घरों में हैं तो आराम से रजाई में बैठिए, अगर बाहर हैं तो अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर जहां भी है वहां बैठे बैठे इन शानदार तस्वीरों का आनंद लीजिए और कल्पना कीजिए कि ये जो बर्फ है ये आपके आसपास ही है। मनाली के कई इलाके जो हैं वहां पे तापमान माइनस में जा रहा है। अब फिलहाल यहाँ कोटी की बात करूं तो यहाँ पे माइनस अभी 6 डिग्री टेम्परेचर है, और लाहौल स्पीति की अगर बात करूं तो लाहौल स्पीति के करीब सभी इलाके जो हैं माइनस 10 डिग्री तापमान के आसपास है। लेकिन फिर भी इस बर्फबारी को देखते हुए पर्यटक जो है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। पर्यटकों का मानना है कि ऐसी जो जन्नत जैसी जगह उन्हें कहीं भी नहीं मिल सकती है। तो बहरहाल ये बर्फबारी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पर्यटन व्यवसाय के लिए खास तौर पे अच्छी मानी जाएगी। हमेशा स्नोफॉल मैंने रखी हुई देखी थी, हमेशा स्नो रखी हुई देखी, लेकिन स्नोफॉल में पहली बार देख रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा लग रहा है मनाली में आके। जितनी एक्सपेक्टेशन रहती है मनाली में आके उससे मतलब 10% मतलब इंटू 10 मतलब एक्सपेक्टेशन के पार जाता है हमेशा मनाली, और इस बार तो कुछ ज्यादा ही हो गया। हवाओं की भी अपनी सियासत होती है, कुछ बुझी हुई राख को सुलगा देती हैं और कुछ जलते हुए चिरागों को बुझा देती हैं।